नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम पेपर होने हैं अगस्त 2022 में। क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों से रिपीट होते हैं आईटीआई में बहुत सारे। दोस्तों, हम पिछली आईटीआई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस बार आपके पेपर में थ्योरी के कुल 38 क्वेश्चन आएंगे। उन 38 क्वेश्चन को आप अच्छे से कवरअप करते हैं तो आपका अच्छे नंबर आ सकते हैं, स्कोर रिजल्ट अच्छा रह सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसे देख सकें। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड करें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आपको सर्वश्रेष्ठ तैयारी प्रदान करवाएंगे। आईटीआई तो आपका कंप्लीट हो ही जाना है। सेकंड ईयर आईटीआई के ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। आज का नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ऐसा है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाता है? एमसीबी आंसर करना है दोस्तों आपको। जनरली पैनल बोर्ड में एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है ये आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन दे सकता है। देखो, आइसोलेटर स्विच जो होता है ना, ये तो हमेशा नो लोड पर ऑपरेट होता है, कोई सुरक्षा युक्ति है ही नहीं। टाइम डिले रिले जो होता है ना, ये किसी सर्किट को एक निर्धारित समय के बाद ऑन या ऑफ करने के काम आता है, फॉल्ट के समय काम में नहीं आता। थर्मल ओवरलोड रिले की विशेषता है कि वो केवल आपको ओवरलोड से ही प्रोटेक्ट कर सकती है। शॉर्ट सर्किट के दौरान रिले ऑपरेट नहीं हो पाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि रिले में द्विधात्विक पत्ती होती है, उसमें ये रिले है ना, थर्मल है, तो ये गर्म होकर ही पत्ती इसकी हटती है और गर्म होने में इसको समय लग जाता है। तो शॉर्ट सर्किट तो नैनो सेकंडों में होता है। इसलिए एमसीबी क्या है कि मैग्नेटिक ऑपरेशन होता है और थर्मल की अपेक्षा मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो जल्दी प्रचालन वाले होते हैं। डी उत्तर करना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आ सकता है। हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से लाइनमैन में सारे क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। देखो, सवाल कह रहा है कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग के द्वारा संचालित होता है? एक्चुएटर होता है जैसे वाल्व ऑन ऑफ करने के लिए या निर्धारित गति के बाद ऑटोमेटिक मोटर रुक जाए, इसके लिए दोस्तों लिमिट स्विच लगते हैं। इसके अंदर एक एन और एक एन सी होता है, तो ये साथ में इंडिकेशन देने का भी काम करवा देते हैं और साथ में उस इंस्ट्रूमेंट का जो स्पीड, जैसे मोटर है मान लीजिए, और कहीं पर किसी वाल्व को ओपन करने के लिए काम में ली गई है, तो क्या होगा, जैसे ही वाल्व ओपन होगा तो अपने आप उस मोटर की कमांड ड्रॉप हो जाएगी और मोटर आगे चलना बंद हो जाएगी। लिफ्ट और एसीलेटर में भी यही चीज़ें होती है। लिफ्ट का साधारण सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। आपने जैसे ग्राउंड फ्लोर से 2 नंबर फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का आपने कमांड दिया, सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद ऑटोमेटिक क्यों कट रही कि वो लिमिट स्विच जो होता है वो ऑपरेट हो जाता है। सवाल अगला है कि ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है उसमें कॉन्टेक्टर के सही सीक्वेंस क्या है ऑपरेट होने के? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि इसमें कॉन्टेक्टर 3 ही होते हैं, आपको 4 नहीं करने हैं जैसा कि ऑप्शन में इसने दिया है। चौथा तो टाइमर होता है। टाइमर और कॉन्टेक्टर 2 अलग अलग चीज़ होती है। जब आप फील्ड में चले जाएंगे तो आपको इन चीज़ों का डिफरेंस जो है वो वहाँ पर साफ साफ नज़र आएगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं समझ पाओगे। तो इसमें 3 कॉन्टेक्टर होते हैं दोस्तों। दरअसल सिस्टम का आपको समझने का तरीका बताऊं कि सबसे लास्ट में डेल्टा आता है। स्टार डेल्टा का मतलब यही है कि मोटर पहले स्टार में चलेगी और फिर डेल्टा में चलेगी। अब यहाँ देखो कि स्टार पहले पिकअप होगा तो स्टार और मेन पहले पिकअप हो जाते हैं और मोटर स्टार में चलती है। निर्धारित समय के बाद टाइमर ऑपरेट होता है और मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करवा देता है। यानी स्टार को ड्रॉप करेगा, डेल्टा के कॉन्टेक्टर को पिकअप करवा देगा। मेन जो होता है वो फिर लगातार पिकअप रहता है, वो बीच में ड्रॉप नहीं होता है। ये ध्यान रखें। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल है ये। अगर आप फील्ड में जाते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगी। अभी तो आईटीआई कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो। आईटीआई करने के बाद ये चीज़ें अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो बहुत काम आएगा। अगला सवाल देखो, किसी संयोजक के संपर्क
काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं। संयोजक का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर से है, संपर्क का मतलब होता है कॉन्टैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उसमें NO और NC, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, दो कॉन्टैक्ट होते हैं। जैसे ही उसको मैग्नेटिक कॉइल को सप्लाई मिलती है तो ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होकर NC और NO बन जाते हैं, रिवर्स चेंज होते हैं। C उत्तर आएगा। स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन किया जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, कॉइल को सप्लाई मिलती है और कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट होते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिकली बहुत देखोगे आप, जब भी फील्ड में जाओगे, काम करने के लिए मौका मिलेगा आपको, किसी भी कंपनी में जॉब लग जाओगे तब भी आपको देखने को मिलेगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल क्या होता है कि कंट्रोल पैनल में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ना, लगभग 110 वोल्ट या 24 वोल्ट पर प्रचालित होने वाले होते हैं। हमारे पास जनरली सप्लाई 415 वोल्ट की ही होती है, तो 415 वोल्ट को इस कंट्रोल सप्लाई में स्टेप डाउन करने के लिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगता है, जो कि ऑक्सिलरी सर्किट को सप्लाई देता है। बी उत्तर करना है। ऑक्सिलरी सर्किट को पावर सप्लाई देने के लिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये वास्तव में अगर किसी पावर प्लांट में आपको नौकरी मिल जाती है तो ये सब चीज़ें आप वहाँ स्पष्ट तौर से देखेंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल में लगते हैं तो। आगे देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स कौन सा है? देखो, वैसे तो गैर परंपरागत में पानी वाले को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन अभी जब ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको विंड, वायु वाला करना है, क्योंकि देखो भाप, डीजल और पानी, इन तीनों को अपन जो है वो परंपरागत तरीके से मानते हैं। परंपरागत यानी बहुत पुराने समय से चलता आ रहा हो, तो पानी से बिजली बनाना भी पुराने समय से ही चलता आ रहा है। विंड वाला जो है इसको गैर परंपरागत में रख देना फ़िलहाल के लिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे वो है जो वर्ष 2021 के दिसंबर में, इवन जनवरी 2022 तक भी पेपर होते रहे थे, वो पेपर है उसमें जो ये क्वेश्चन पूछे गए थे वो है। बच्चे बाहर आकर हमें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर भेजते थे, जिनको हमने आपके लिए एकत्रित किया हुआ है। यकीन कीजिए और अच्छे से पढ़ कर जाएँ। हमें विश्वास है कि जिस दिन आपका पेपर होगा ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स कौन सा है? देखो, नेचुरल सोर्स में तो सूरज ही करना है आपको, है ना, सूर्य, इसका उत्तर अपन कर देंगे। अगला सवाल है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होती है। जनरली ये बताया जाता है कि लगभग 70% मीथेन गैस इसमें होती है। आगे सवाल है कि हाई हेड यानी ऊंचे हेड वाले जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, उनके लिए कौन सी टरबाइन होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखें कि उसके लिए पेल्टन व्हील टरबाइन होती है। अब गुरुजी समस्या ये है कि पेल्टन व्हील का ऑप्शन नहीं है, तो पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है वो इम्पल्स टरबाइन की कैटेगरी में रखी जाती है। आवेग टरबाइन, या इसको अपन बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन, तो पेल्टन व्हील का ही ये दूसरा नाम है, और आप इसमें बी उत्तर करेंगे। बिल्कुल आपका सही सटीक साबित होगा उत्तर। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसमें कंट्रोल रोड के रूप में काम में लेते हैं किसको? दो काम में लेते हैं, एक तो कैडमियम है, और कैडमियम का ऑप्शन नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन होता है बोरोन का। परमाणु जो बिजली बनाई जाती है वहाँ पर रिएक्टर के रूप में काम में लेते हैं कैडमियम या फिर बोरोन। बोरोन और कैडमियम जो होता है ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर अपन काम में लेते हैं। अगला सवाल है, स्टीम पावर प्लांट जो होता है उसमें बॉयलर का काम क्या है? तो बॉयलर ही तो है मेन सबसे ज़्यादा, जिसमें डीएम वाटर आता है और वो डीमिनरलाइज वाटर, और वो उस पानी को भाप बना देता है। ये स्टीम जो है वो टरबाइन की तरफ जाती है, लेकिन ध्यान रखें बॉयलर से निकलने के बाद सीधी टरबाइन में नहीं जाती है, बॉयलर से निकलने के बाद सुपर हीटर में जाती है, जहाँ भाप को सेचुरेट किया जाता है। सेचुरेट का मतलब होता है कि उसमें से नमी दूर की जाती है। आगे देखिए,
ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल होने वाले जो ACSR तार होते हैं उसमें स्टील का तार क्यों लगाया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हिंदी में ऑप्शन आ सकता है। यांत्रिक रूप से तार मजबूत हो जाए ताकि आप इसे आसानी से जो है वो देख सकें, कर सकें। सवाल अगला, किस प्रकार का AC ट्रांसमिशन यूनिवर्सली अपनाया जा रहा है? यूनिवर्सली अडोप्टेड, यानी ट्रांसमिशन की कौन सी लाइन काम में लेते हैं? देखो, ट्रांसमिशन जो होता है ना इंडिया में तो ख़ास तौर से 3 फेज़ 3 वायर ही होता है, चाहे प्राइमरी ट्रांसमिशन हो चाहे सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो। हाँ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 फेज़ 3 वायर में ही होता है, लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3 फेज़ 4 वायर में होता है। अगला सवाल विविधता गुणांक का है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? C उत्तर कर देना। मिनिमम इंस्टॉल लोड और एक्चुअल भार, यानी न्यूनतम जो उसकी कैपेसिटी है वो और उस पर वास्तविक भार कितना है, उन दोनों का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण की वोल्टेज का मान क्या है? डोमेस्टिक उपभोक्ताओं के लिए 3 फेज में 415 वोल्ट देंगे और सिंगल फेज में 240 वोल्ट देंगे। A ऑप्शन आपको यहाँ पर सही करना होगा। 415 वोल्ट 3 फेज़ के लिए रहेगा, 240 वोल्ट जो है वो सिंगल फेज़ के लिए रहेगा। तो बस दोस्तों, इतने ही करवाएंगे आज के इस वीडियो में। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें और हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।